ठीक, आप सुनाए। लेक्चर नहीं आया? आप बुला नहीं थी? वो हो गया खुद ही। हो गया। तो आपकी दहशत से ना वो चीजें चल पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? सब लोग ठीक हैं? आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं? प्लीज क्लियर मी। कैन यू हियर माई वॉइस? कैन यू हियर मी और नॉट? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, दैट्स गुड। जैसे ही अपलोड होता है मैं स्टार्ट करती हूँ। कोई बात नहीं, टॉपिक डिफिकल्ट है, आप उसको 4-5 दफा पढ़ें। उसकी कोई क्वेरी है मुझसे आप पूछें, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मेरे होते हुए आप लोग क्यों कहते हैं डिफिकल्ट है? खदीजा, आप मुझसे 10 दफा सवाल करें, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे? मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ ना। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे पूछें, आप मुझसे बात करें, 10 दफा पूछें मुझसे। मिस महा, ये पोस्ट बेसिक का लेक्चर बी रेडी, जितना पढ़ाया उतना तो आना ही आना है, उससे कम नहीं आ सकता। सॉरी, उससे कम, ज्यादा नहीं आ सकता, कम आ सकता है। ठीक है, तो जितना पढ़ाया उतना आप रेडी रखें फॉर द सेक ऑफ मिड टर्म। कल वाले लेक्चर में क्या क्या डिफिकल्टीज आप लोगों को फेस करना पड़ी, आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें क्लास।
खतीजा, आपका क्या कंसर्न है मेन जो आपको डिफिकल्टी लगी है? और बाकी स्टूडेंट्स अदीला, आरफा, अक्सा, क्या आप लोगों को बेटा डिफिकल्टी लगी है? आप लोग मेरे से क्वेश्चन करें वन बाय वन, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। हाँ जी सुमैया, वो ऐड होगा, जाहिर है जितना पढ़ा है वो सारा ऐड होगा। वायरसेस क्यों आप लोगों को इतने डिफिकल्ट लग रहे हैं? वालेकुम सलाम नीलम, आप कहाँ सबसे एंड पे आ रही हो सीआर होके? आप लोगों को ये क्यों मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र नीलम। अच्छा, ये क्यों आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है? इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। आप अगर इसको डिफिकल्ट बनाएंगे तो डिफिकल्ट लगेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। एक दफा समझ नहीं आता, दो दफा पढ़े, दो दफा नहीं आता, तीन दफा पढ़े। ओके, आपका लेक्चर अपलोड हो रहा है। पहले थोड़ा दूसरा लेक्चर हो गया था पोस्ट बेसिक का, अब दोबारा हो रहा है पीछे से। आई एम ऑल्सो वेटिंग। ओके जी, आ गया। अच्छा, इस पे हम किस स्लाइड पे थे अगर आप लोगों को याद हो? अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज से। यस यस, हाँ जी। रेप्लिकेशन ऑफ इन्वेलप डीएनए वायरस, यानी कि फिलहाल आप लेक्चर्स पे फोकस करें जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है सुमैया? अच्छा जी, रेप्लिकेशन ऑफ एन इन्वेलप डीएनए वायरस। अब डिफरेंस उसने बता दिया है कि डीएनए वायरस की रेप्लिकेशन हो कैसे हो रही है, यानी कि ऐसा वायरस के जिसका जेनेटिक मेकअप जो है वो किस क्या है, डीएनए है, डीएनए बेस कर रहा है। उसकी जो आगे से रेप्लिकेशन है, डबलिंग है, या उसकी नस्ल कशी है, रिप्रोडक्शन है, वो कैसे होनी है। तो देखते हैं, आइए। कहता है इन्वेल्प्ड वायरस हैज अ डिफरेंट वे ऑफ इन्फेक्टिंग यूकैरियोटिक सेल। इन्फेक्टिंग का मतलब ये होता है कि वो इन्फेक्शन तो कॉज कर ही रहा है। इन्फेक्शन वो कब कॉज करेगा? जब वो अपने नंबर में इंक्रीज होगा। नंबर में इंक्रीज होने का मतलब क्या है? रेप्लीकेशन। यानी रेप्लीकेशन का मतलब क्या है? डबलिंग। डबलिंग का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन, एक से ज्यादा बनना, यानी कि नस्ल कशी करना। सो यूकैरियोटिक सेल, आप सब लोगों को पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि एक से ज्यादा लेयर्स पे बेस करते हैं। ठीक है, आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल हैं। बड़ा डिटेल में मैंने आप लोगों को इस पे प्रेजेंटेशन भी करवाई हुई है। तो कहता है कि आफ्टर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल रिसेप्टर, सम इन्वेलप्ड वायरस फ्यूज विद द एनिमल्स। ठीक है, जब वो अटैचमेंट करते हैं, यानी कि सब जाके अटैच होते हैं सेल के रिसेप्टर्स जो वहां पे होस्ट के मौजूद हैं, तो कुछ कहता है इन्वेलप्ड वायरस जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं विद द एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्यूज का मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है, जुड़ जाना। तो कहता है कि वो कुछ जो एनिमल सेल्स का प्लाज्मा है उसके साथ मिल जाते हैं, और जो वायरल कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड होता है विल देन बी रिलीज इनटू एनिमल सेल। अब जाहिर सी बात है कि जब वो एनिमल सेल के साथ फ्यूज करेंगे, एनिमल सेल के साथ जब वो मिलेंगे, तो एनिमल सेल के साथ फ्यूज करने के बाद क्या होगा? वो सारा का सारा प्लाज्मा, सारा का सारा जेनेटिक मेकअप जो है वो किस में रिलीज कर देंगे? वो सारा का सारा आपका
उस एनिमल सेल के अंदर रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये है असेंबली की फॉरेस्ट वायरस, ये खास किस्म का वायरस है, ये उसने स्टेप बताया है। सम वायरसेस एंटर द सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है कि कोई भी वायरस उस एनिमल की सरफेस के ऊपर आता है, यहाँ पे इन्वेजिनेशन होती है। ये सरफेस का अंदर की तरफ धंसना जो होता है ना, ये अंदर की तरफ धंस गई है ना, आप देख रहे हैं सरफेस यहाँ से ऐसे अंदर, और वायरस अंदर गिर गई है, एक पॉकेट सी बन गई है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी invagination of the upper surface of the cells and the packing of this infecting material into this surface is called endocytosis. कहता है in this process the plasma membrane of the animal cell invaginate to form the membrane bounded vesicle that contain a virus। यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बेसिकली क्या है, ये आप उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, किसी भी वायरस की जो ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये कहता है कि ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। इन्वेजिनेट का मतलब क्या है, अंदर की तरफ धंस जाती है। जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है तो ये वायरस इसके अंदर पैक हो जाता है, एक वेजिकल की तरह, एक थैली की तरह। तो वो यही बता रहा है कि इन दिस प्रोसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल इन्वेजिनेट टू फॉर्म ए मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल दैट कंटेन वायरस। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली बन गई जिसने वायरस को अपने अंदर पैक कर लिया। आगे आ गया, द वायरल डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड। अब जारी सी बात है जो वायरस का डीएनए है वो क्या करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा एंड ट्रांसक्राइब बाय द होस्ट सेल। जब वो रेप्लिकेट करेगा, नंबर में बढ़ेगा, तो वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा बाय द होस्ट सेल, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। किसके थ्रू, होस्ट सेल के थ्रू। आफ्टर द वायरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड द वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड थ्रू ट्रांसलेशन आउटसाइड द न्यूक्लियस। जैसे कि आपको पता है जिन लोगों ने एफएससी किया या वैसे भी, कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद फौरन प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि आफ्टर द वायरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड, जैसे ही वो ट्रांसक्राइब्ड होती है वायरस की जीन, वायरस का न्यूक्लिक एसिड, तो जो वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है वो बनना शुरू हो जाती हैं, सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती हैं। वाया किस मेथड, मैंने आपको बताया कि प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, वाया ट्रांसलेशन प्रोसेस आउटसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद कहता है द न्यू वायरस पार्टिकल्स आर देन असेंबल्ड, और फिर जो नए वायरस के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इन्वेलप्ड वायरस ऑब्टेन देयर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। अब जो इन्वेलप्ड वायरस होता है वो क्या करता है कि अपनी स्पाइक्स लेता है, स्पाइक्स कहते हैं लंबी लंबी सुइयों को, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, on the envelopes by picking up a fragment of the host plasma membrane as they leave the infected cell। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि डीएनए जो है उसने रेप्लिकेट करना शुरू किया, ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस हुई जो कि ट्रांसलेशन कहलाती है। उसके बाद वो सारी की सारे वायरस जो है वो आपस में असेंबली में खड़े हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए, मिलना शुरू हो गए। उसके बाद जितने भी इन्वेलप्ड वायरस है वो अपनी ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स को हासिल करते हैं। कैसे हासिल करते हैं, होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से इन्फेक्टेड सेल्स को छोड़ के। ठीक है, वो सारी की सारी उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को पिक करना शुरू कर देते हैं। वायरल जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, फंक्शन एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। अब अगर ये तो हमने बात की थी डीएनए की, जब भी डीएनए वाला वायरस रेप्लिकेट करता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स पिक होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आरएनए बेस्ड कोई भी वायरस रेप्लिकेट करता है तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि उस वायरस का जो टेम्पलेट होता है वो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड काम करता है। टेम्पलेट किसको कहते हैं, टेम्पलेट कभी आपने बर्फ में फ्रिज में जमाने वाले वो सांचे देखे हैं जिसमें बर्फ क्यूब्स बनती हैं, सांचे जिसको कहते हैं। इसी तरह से जो वायरस होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, आरएनए के स्ट्रैंड होते हैं जिसे टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, जो कि उसके लिए आगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या न्यू सेल बनाने के लिए काम करता है, जो कि आरएनए बेस्ड वायरसेस के अंदर ये टेम्पलेट होता है, डीएनए में नहीं होता। ठीक है, दोबारा देखते हैं, द वायरल जीनोम्स, वायरल जीनोम का मतलब क्या, वायरल जेनेटिक मेकअप। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात कर रही है, फंक्शन एज ए टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब क्या, उस बर्फ के सांचे के तौर पे काम करती है,
फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कंप्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड, यानी कि नया स्ट्रैंड बनाने के लिए पुराने वाला जो है वो क्या काम करता है, एक सांचे का काम करता है. Some complementary strands become messenger RNA that will be translated. अब याद रखें कि ये 3-4 स्टेप हैं जो कि बेसिक स्टेप हैं. जब भी सेल या डीएनए रेप्लिकेट करता है तो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है. ठीक है, आरएनए की भी टाइप्स आपने पढ़ी होंगी. मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है. तो सबसे पहले आरएनए वायरस के अंदर वो कहता है कि टेम्पलेट बनेगा. टेम्पलेट बनने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बनेगा वो एक्ट करेगा एज ए मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए बोलते हैं. और यही मैसेंजर आरएनए बाद में किस काम आता है, प्रोटीन बनाने के काम आता है. और प्रोटीन किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रांसलेशन के थ्रू बनती है. और यही वो कह रहा है कि सम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बिकम मैसेंजर आरएनए दैट विल बी ट्रांसलेटेड. ठीक है, वायरल जीनोम आरएनए मेड यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. अब जारी बात है, जो नया वायरस बना है वो क्या यूज करेगा, वो इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को यूज करेगा. ठीक है, आफ्टर ट्रांसलेशन असेंबली एंड रिलीज स्टेप बी डन इन प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है, सो ट्रांसलेशन के बाद, असेंबली के बाद रिलीज स्टेप होता है और वो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ होती हैं सारी चीजें. अब उसने बात की है रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस, रीट्रोवायरस. रीट्रोवायरस चूंकि आपको पता है एचआईवी का वायरस है, ठीक है, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम काज करता है. और वो एक आरएनए बेस्ड वायरस है, उसके अंदर आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता. अब उसने उसकी रेप्लिकेशन बताई है एक एग्जांपल के तौर पे. कहता है वायरस अटैच थ्रू ट्रांसलेशन, बेटा कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए. ठीक है, डीएनए से प्रोटीन बनने का जो अमल होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है. ठीक है, और जो खास किस्म का आरएनए जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है गुले लाला, वो मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए जिसको कहते हैं. ठीक है, ओके. वायरस अटैच थ्रू स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एंटर थ्रू एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है कि सेल के सरफेस के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक थैली बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि सेल सरफेस इन्वेजिनेट कर देती है, अंदर की तरफ धंस जाती है. जब वो अंदर की तरफ धंस जाती है तो वायरस उसके अंदर जाके गिरता है और एक पैकिंग सी बना लेता है, एक थैली सी बना लेता है. ठीक है, हाँ, ओके, गुड क्वेश्चन. अक्सा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बेसिक स्ट्रैंड है, जिसके ऊपर सारा का सारा आगे का काम होना होता है, यानी कि जिसके ऊपर से आगे न्यू वायरस बनना है, जिसकी बेस पे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. स्ट्रैंड कहते हैं एक धागे पूरे को. सही है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब बेसिक स्ट्रैंड जिसपे आगे नई फर्दर रेप्लिकेशन होनी है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहता है वायरल आरएनए इज अ टेम्पलेट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेंस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, वायरल आरएनए जो होता है वो फिर सांचे के तौर पे काम करता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए, जो कि सेंस होता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये उस एंजाइम का नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. हाँ जी बिल्कुल, इस पे यस इंफॉर्मेशन कोड होते हैं, कोडॉन वगैरह होते हैं इस पे. ठीक है, सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये एंजाइम का नाम है. ये वो एंजाइम है जो कि हेल्प आउट करता है वायरल आरएनए को, जो कि कन्वर्ट कर देता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डीएनए से सेकंड डीएनए बनता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है. ओके, गुड. उसके बाद कहता है डीएनए इनकॉर्पोरेटेड विद द सेल डीएनए एज ए प्रो वायरस, द जीन आर रेप्लिकेटेड, ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड. ये मैंने आपको पहले भी सीक्वेंस बताया कि जीन्स रेप्लिकेटेड. शाबाश बेटा गुले लाला. अच्छा, जीन्स जो होती हैं वो रेप्लिकेटेड होती हैं, रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, to build a components for the RNA virus assembly before being released. ठीक है, रिलीज होने से पहले आरएनए वायरस की वो वही वाले सारे स्टेप होंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. ठीक है, जो सारे स्टेप होने हैं इसके अंदर. ओके, दिस इज कॉल्ड H1N1 वायरस. इसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं. कहता है H1N1 वायरस आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट्स फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट फ्रॉम 4 डिफरेंट फ्लू वायरस. ठीक है, अब H1N1 वायरस जो है वो कई तरह की बीमारियां कॉज करते हैं. ये डिपेंड करता है
नॉर्थ अमेरिकन मैक्सिकन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि नॉर्थ में है, अमेरिकन एवियन इन्फ्लुएंजा है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है एंड स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। आगे है वायरस लाइक एजेंट्स। कहता है वायरसेस इज कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट लिविंग या नॉन लिविंग माइक्रोब। सही है, वो कहता है कि वायरसेस को कंसीडर किया जाता है स्मॉलेस्ट लिविंग या नॉन लिविंग माइक्रोब। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर वो स्पेस के अंदर है तो वो एक्ट करेंगे नॉन लिविंग, और अगर किसी एनिमल या किसी भी ह्यूमन के अंदर है तो वो लिविंग करेंगे। However, there are even smaller infectious agent found, virions and prions। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि कुछ ऐसे एजेंट्स मौजूद होते हैं जो कि वायरस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि उसने कहा है कि वीरियोड्स हैं और क्या है, और प्रियॉन्स हैं। वीरियोड्स एंड प्रियॉन्स ये वायरस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, आगे है वीरियोड्स क्या है। In 1961, an infective agent in potatoes has been discovered. The agent is called virions and it is smaller than virus with no protein code. Virions are infectious RNA particle that may cause plant disease by interfering with messenger RNA processing। ठीक है, अब विरियोड्स कहता है 1965 में आलूओं के अंदर एक खास किस्म की चीज डिस्कवर की गई जो कि वायरस जैसी थी, जो कि विरियोड कहलाई। उसके ऊपर प्रॉपर वो जो खास किस्म का वायरस के ऊपर प्रोटीन कैप्सिड होता है वो भी नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो किस चीज को डिस्टर्ब कर रही थी, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को, ट्रांसलेशन को डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है, और ये खास किस्म के प्लांट सेल में ही पाई गई, पोटैटोज में ही पाई गई, और इसको विरियोड्स का नाम दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि विरियोड्स और प्रियॉन्स जो है वो वायरस लाइक एजेंट है, प्योर वायरस नहीं है। ठीक है, आगे प्रियॉन्स की बात करते हैं। कहते हैं प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। Research indicates that prions are normal protein that become folded incorrectly। ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन होती है लेकिन जब वो इनफोल्ड हो रही होती है तो वो इनकरेक्टली फोल्ड हो रही होती है। Prions could cause neurological degenerative disease such as mad cow disease and scrapia। ठीक है, विरियोड की जब हमने बात की थी तो विरियोड वायरस लाइक एजेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर, और उनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता। लेकिन वो खास तौर पे जब 1961 में डिस्कवर हुए तो वो आलूओं में डिस्कवर हुए। इसके बरक्स प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स एक नॉर्मल प्रोटीन होती है लेकिन उनकी फोल्डिंग इनकरेक्टली होती है, जिसकी वजह से फोल्डिंग इनकरेक्टली होने की वजह से ये एनिमल्स के अंदर खास किस्म की डिजीज कॉज करती हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, जिसमें मैड काउ आ जाती है और स्क्रैपिया आ जाता है। जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज इन 7-8 क्लास, तो मेरे तायाबू ने मुझे बताया कि पागल गायों का गोश्त जो है वो पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड की चेन को सप्लाई किया जा रहा है। तो आई डोंट गेट अंडरस्टैंड कि ये पागल गायें क्या होती हैं। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे यूके और ऑस्ट्रेलिया से कुछ इस किस्म की शीप्स और गायें, काउस का गोश्त जो था जिनके अंदर प्रियॉन्स मौजूद थी, वो पाकिस्तान क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो उसमें वहां के यहाँ के मैकडॉनल्ड्स की चेन को सप्लाई किया जा रहा था कि आप बर्गर बनाएं और पब्लिक को खिलाएं। सही है, क्यों सस्ता भी था वो, क्योंकि प्रियॉन्स मौजूद थी। बट वी पीपल एज public health point of view, we don't have any idea what are prions and what are cow disease and what are scrapia। सही है, so this is all about virology। You can read more and more many times this lecture and you can ask me at any time any question, and this is all about today's virus related lecture। Any question? नेक्स्ट हम अपनी पैरासाइटोलॉजी जो रह गई थी उसको कंप्लीट करेंगे। पैरासाइट्स का हमारा कुछ पोर्शन रह गया था, हम उसको कंप्लीट करेंगे। मिस वो प्लीज पैरासाइट्स अपलोड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, जो हमारा पैरासाइट्स रह गए थे उसको हम एक दफा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया तो है नहीं, प्रियॉन्स जो होंगी वो सिर्फ एनिमल्स में होंगी। प्लांट्स के अंदर विरियोड्स हैं।
प्रियॉन्स का इन्फेक्टेड शीप्स के अंदर ये ताल्लुक है, शायद मोहतरमा आप सुन नहीं रही थी मेरी बात, कि जब इसको वायरस को होस्ट चाहिए होता है, ठीक है, होस्ट उसको शीप मिल गया, ठीक है, शीप के अंदर उसकी रेप्लिकेशन हो गई, शीप के अंदर वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो शीप का जो मीट होगा वो इन्फेक्टेड होगा या नहीं होगा? जब वो इन्फेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली जब हमारे मैकडोनल्ड या केएफसी की चेन पे ये बर्गर और पिज्जे खाए जाएंगे मीट या मटन या बीफ के, तो ऑब्वियसली वो हमें भी तो मुतासिर करेगा ना, सही है। सो प्रियॉन्स जो है वो शीप्स का इस तरह से इसके एसोसिएशन है कि शीप का मीट खाने से, काऊ का मीट खाने से, ठीक है। प्रियॉन्स आर एजेंट्स लाइक अ वायरस बट नॉट अ प्योरली वायरस। मैंने पहले ही बताया कि उनके ऊपर उस तरह से प्रॉपरली प्रोटीन का कोट नहीं होता जैसे कि वायरस के ऊपर होता है, और यही चीज वायरस लाइक एजेंट को वायरस से डिफरेंस कर रही है, ठीक है। विरियोड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर है, ये भी वायरस लाइक एजेंट्स है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर है। यस, प्रियॉन्स नहीं होंगी, प्लांट्स में नहीं होंगी, प्रियॉन्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होंगी। जाहिर सी बात है बेटा, जब वो खाएंगे, हम आलू खाएंगे या अगर हम शीप का गोश्त खाते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं, तो दोबारा से वो एंटर तो होगा ना हमारे अंदर, तो ऑब्वियसली होगा इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, जीन म्यूटेशन भी होगी, और जीन म्यूटेशन के अलावा ये भी है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आएगी या एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आएगी वो भी डेवलप होगी। और आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी जब आपने करवाना है तो हो सकता है वेटनरी डॉक्टर शीप को ट्रीट करने के लिए जो दे रहे हैं आपको उसके अगेंस्ट ह्यूमन में देना है, क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन ऑफ एंड ऑन मिलती जुलती है वेटनरी मेडिसिन से, लेकिन किसी हद तक म्यूटेशन की वजह से मेडिसिन भी इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नीलम इधर ही है क्या? एनीवन कैन हेल्प मी? क्या हमने इसका पैरासाइटोलॉजी का कहाँ से छोड़ा, कहाँ पे छोड़ा था लास्ट स्लाइड? प्लीज मुझे जरा थोड़ा करें। बिल्कुल, डिफरेंट डिजीजेज अकर होंगी ह्यूमंस के अंदर म्यूटेशंस की वजह से भी ना। अच्छा, मुझे प्लीज जरा हेल्प करें कि ये हमने कहाँ से पढ़नी है स्लाइड, जरा रिकॉल करके नीलम मुझे बताएं, अगर नीलम मुझे सुन रही है तो, वरना कोई भी बता सकता है प्लीज। नीलम, हमने कहाँ से छोड़ा था बच्चे? ये लास्ट जो था हमारा पैरासाइटोलॉजी का हमारा पोर्शन कुछ अनकवर था, तो मैं चाह रही थी कि आज आपको ये भी कवर करवा दो। ओके, मुझे बताते जाइएगा। ट्रेमाटोड्स हो गए थे खतीजा? ओके, सेस्टोड्स भी हो गए थे? नीमाटोड्स मेरे ख्याल से रहते थे। नीमाटोड से स्टार्ट करना है ना हमने। हाँ जी नीलम, मुझे बताएं, नीमाटोड से स्टार्ट करना है? ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स में हमने 3 बेसिक ग्रुप पढ़े, सेस्टोड्स पढ़े, ट्रेमाटोड्स पढ़े, अब हम नीमाटोड्स की बात करते हैं। नीमाटोड्स बेसिकली सिलेंड्रिकल वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल वॉर्म्स कैसे वॉर्म्स होते हैं? जैसे सिलेंडर नुमा होते हैं, और यही वो वॉर्म्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, या आप कह लें कि एशिया के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पाए जाने वाले, ह्यूमंस को मुतासर करने वाले ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल वॉर्म्स भी कहलाते हैं। इनकी शक्ल, जैसे आपने अगर सिलेंडर देखा हो ना, जो कि दरमियान से मोटा होता है और साइडों से पतला होता है, ठीक है। सिलेंडर आप कभी देखें तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर से उसकी गैस फिल करनी होती है तो ऊपर से आके वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, दरमियान से थोड़ा वो मोटा होता है। तो जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल वॉर्म्स। तो आपके जो उर्फे आम में एशिया के अंदर जो आपके ये मलाप हैं, जिसको कहा जाता है, बच्चों के अंदर जो मलाप पाए जाते हैं, अक्सर
स्टूल के साथ आपने देखा होगा कि बेतहाशा वो निकलते हैं मोटे मोटे कीड़े, सिलेंड्रिकल नुमा, तो ये नीमाटोड्स होते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि यही बच्चों के अंदर एनीमिया कॉज करते हैं, उनके ऑर्गन फेलियर की वजह बनते हैं, बच्चों को भूख नहीं लगती, माएँ आके, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यही कंप्लेन करती हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, उसका खून नहीं बनता, पिलाहट है। या बाज बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे कि जो घर में जो भी बैठता है खाना खाने के लिए, जैसे जॉइंट फैमिली में है, चचा बैठ रहा है, दादा बैठ रहा है, दादी बैठ रही है, तो वो 3-4 साल का बच्चा होगा, वो तकरीबन 2-2 रोटियां खा जाता है हर बंदे के साथ बैठ के, ठीक है। तो जो अनअवेयर्ड लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी बच्चा बहुत खाता है, बच्चा बहुत खाता है, लेकिन अगर खाता है लेकिन फिर भी उसको क्या है, एनीमिक फील हो रहा है वो, ठीक है। एनीमिक के साथ साथ उसका सांस फूल रहा है, पेट, ऐसे बच्चों का अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो पूरी बॉडी से उनका पेट बड़ा होता है और प्रोट्रूड होता है, प्रोट्रूड मीन बाहर की तरफ आया होता है, ठीक है। सो दिस इज द टिपिकल साइन ऑफ नीमाटोडल इन्फेक्शन, ठीक है, इन चाइल्डहुड, और ये कॉमन है। इसीलिए मना किया जाता है बच्चों के साथ या तो खाना ना खाएं, बच्चों को हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग की तरजीह दें, और कोशिश करें कि बच्चों के साथ खाना ना खाएं, क्योंकि ये इस किस्म के वॉर्म्स होते हैं जो कि एक से दूसरे में इजीली लग जाते हैं। और इवन इसके अलावा जो आप मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आती हैं, गाजर है, मूली वगैरह है, खीरा है, सलाद में जो भी आप वेजिटेबल लेके आती हैं और आप उसको रॉ खाने की कोशिश करती हैं, तो बेसिकली ये मिट्टी के अंदर लगती हैं सारी की सारी वेजिटेबल। तो ये पैरासिटिक जो पैरासाइट्स के जो एग्स होते हैं, बेसिकली देहातों में लोग, आपको पता है, खेतों में ही अपना वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं, वॉशरूम टाइप, इतना उनका टॉयलेट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, तो वो उसी स्टूल को एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं। और यही वजह है कि वो जो पैरासाइट्स के एग होते हैं जो कि ह्यूमन स्टूल से निकले होते हैं, वो उन सारी की सारी खेतों में मौजूद वेजिटेबल्स को लगते हैं। जब वो शहरों में आती है, हम जैसे शहरी उसको धोए बगैर, अच्छा प्रॉपरली कुक किए बगैर जब खाते हैं, तो हमें भी ये नीमाटोडल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और रिकमेंडेड भी यही है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एल्बेंडाजोल के नाम से टेबलेट आती हैं, वो आपने 2 टैबलेट्स एवरी मंथ जो है वो मस्ट ट्राई करनी होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनके अंदर भी ये वॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक है, उनको भी डीवॉर्म किया जाता है, सही है। बच्चों को डीवॉर्म करना बहुत जरूरी है ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो, अदरवाइज उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल मॉर्फोलॉजिकल। हाँ जी बिल्कुल, जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बाईलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है। बाई का मतलब होता है दोनों तरफ से, ठीक है, बाईलैटरल सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल यानी कि सिमेट्री होती है लेकिन बाईलैटरल होती है, बाई से मुराद क्या है, दोनों तरफ से। हैज बॉडी कैविटी, उनके दरमियान में बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। बॉडी कैविटी से मुराद क्या है, यानी कि प्रॉपर उनका बॉडी कैविटी बनी हुई होती है। उसके बाद उनकी सेपरेट जेंडर्स होती हैं, सेपरेट सेक्सेस होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ऐसे नहीं होता कि वो हर मैफ्रोडाइट है, यानी कि उनके मेल और फीमेल क्या कहते हैं वो अलग अलग है, हर मैफ्रोडाइट, आपने पिछले में टर्म्स पढ़ी थी, इसमें ऐसा नहीं है। इलोंगेट एंड सिलेंड्रिकल, इलोंगेट होते हैं, चबूतरे होते हैं, और सिलेंड्रिकल होते हैं। आगे नंबर 2 है ऑर्गन ऑफ फिक्सेशन। ऑर्गन ऑफ फिक्सेशन किसने बात की, ऑर्गन ऑफ फिक्सेशन आर प्रेजेंट इन माउथ एंड बक्कल कैविटी एज ए लेंसेट्स एंड टीथ, ठीक है। ऑर्गन ऑफ फिक्सेशन से मुराद ये है कि वो खुद को होस्ट के साथ कैसे अटैच करते हैं। अब होस्ट मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई एनिमल भी हो सकता है, तो वो होस्ट को किस तरह से अटैच करेंगे, होस्ट को वाया बक्कल कैविटी के साथ अटैच करेंगे एज ए लेंसेड एंड टीथ, ठीक है। उसके बाद है हैबिटेट, मस्कन वो कहते हैं इनका क्या है, इंटेस्टाइनल, स्मॉल एंड लार्ज टिश्यू नीमाटोड्स, ठीक है। ज्यादातर ये आंतों के अंदर रहते हैं, आंतों में भी स्मॉल और लार्ज नीमाटोड टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। उसके बाद है जर्नल आउटलाइन ऑफ द लाइफ साइकिल, जर्नली इनका लाइफ साइकिल ये किस तरह से स्पेंड करते हैं, क्या इनका हिसाब किताब होता है। सबसे पहले क्या होती है कि एडल्ट फीमेल जो है वो अंडे देती है, ठीक है, एग प्रोड्यूस करती है। अब जब एडल्ट फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी तो उस एग से क्या निकलेगा, उस एग से आपका लार्वा निकलेगा। अब जब उस एग से लार्वा निकलेगा तो वो लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लार्वा आपके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से दोबारा से मेच्योर नीमाटोड बन जाएगा। उसके बाद कहता है टिश्यू नीमाटोड्स आर विविपेरस, ठीक है, ले लार्वा, लार्वा मोल्ड्स इट्स क्यूटिकल 3 टाइम्स, सही है।
टिश्यू नीमाटोड्स कहता है कि आर विविपेरस, यानी कि विविपेरस से मुराद क्या है, ब्रैकेट में उसने लिखा है जो कि लार्वा ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लार्वे से ही उनका स्टार्ट होता है, एग नहीं वो करते, ठीक है। तो लार्वा मोल्ड्स हो जाता है इनटू इट्स क्यूटिकल 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स आगे से फर्दर उसकी डिवीजन हो जाती है। अब ये देखें नीमाटोड सिलेंड्रिकल फॉर्म्स का उसने लाइफ साइकिल बताया, इंटेस्टिनल नीमाटोड और टिश्यू नीमाटोड। ऐसे नीमाटोड जो कि इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और ऐसे नीमाटोड जो कि सिर्फ और सिर्फ टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वो टिश्यू किसी भी जगह का हो सकता है। लार्वल स्टेज पे जब बात की जाएगी तो इंटेस्टाइनल नीमाटोड के अंदर जो स्टेज कहलाती है वो फिलीफॉर्म कहलाती है या रेबिडिटी फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और अगर टिश्यू नीमाटोड की बात की जाए और लार्वल स्टेज होगी तो लार्वा कॉल्ड माइक्रोफ्लेरिया, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर लार्वा क्या कहलाता है, माइक्रोफ्लेरिया कहलाता है, ठीक है। आगे आ जाता है इंटरमीडिएट होस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरासाइट्स को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमेशा 2 होस्ट की जरूरत रहती है। अगर दूसरा होस्ट ना मिले तो आगे उसकी नस्ल नहीं बढ़ती, आगे उसका नंबर नहीं बढ़ता। इंटरमीडिएट होस्ट में उसने बात की आपके पास इंटेस्टाइनल नीमाटोड में कोई इंटरमीडिएट होस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। टिश्यू नीमाटोड में वो कहता है एसेंशियल है टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, अगर नहीं होगा तो लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगा। अच्छा, आगे बात करते हैं एग की। एग में वो कहता है कि इमेच्योर एक्सेप्ट एंट्रोबियस वर्मिक्यूलैरस, इमेच्योर होते हैं एग सिवाय एंट्रोबियस वर्मिक्यूलैरस के, ठीक है। इमेच्योर से मुराद एंट्रोबियस वर्मिक्यूलैरस उर्फे आम में इसको मैं टर्म्स इस तरह के बताती हूँ, पिन वॉर्म्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। आपके इंडिया पाकिस्तान के अंदर इनको चमूने भी कहा जाता है, बच्चों को जो अक्सर रात के टाइम बच्चे तंग करते हैं, ठीक है, वो खारिश करते हैं अपनी एनल एरिया में। सो एग फॉर्म के अंदर कहता है ये इमेच्योर है सिवाय एंट्रोबियस वर्मिक्यूलैरस में, और टिश्यू नीमाटोड के अंदर एग बनते ही नहीं है, जो टिश्यू के अंदर ये जहां पे इनकी होती है ग्रोथ। अच्छा, 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, डायग्नोस्टिक स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। डायग्नोस्टिक स्टेज क्या है, या तो एग नजर आएंगे या लार्वा नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताया कि बाजों में एग नजर आते हैं लेकिन बाजों में सिर्फ लार्वा नजर आता है। टिश्यू नेमाटोड का दूसरा नाम क्या होगा उस उनके लार्वल स्टेज का, माइक्रोफ्लेरिया, माइक्रोफ्लेरिया कहलाएंगे। इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी, इन्फेक्टिव स्टेज एग होगी। हमेशा जब भी ये हमने सैंपल भेजना होता है लेबोरेटरी के अंदर तो हम स्टूल भेजते हैं, स्टूल के ऊपर से फिर हम पिक करते हैं कि वो लार्वा है या एग है, क्योंकि फीमेल जो होती है नीमाटोड वो अंडे देती है, ठीक है। सम टाइम वो अंडे नहीं भी देती, डायरेक्ट फिलीफॉर्म लार्वा ही देती है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म लार्वा, और अगर टिश्यू नीमाटोड होगी तो फीमेल क्या बनाएगी, फीमेल माइक्रोफ्लेरिया, माइक्रोफ्लेरिया बनाएगी। मोड ऑफ इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल नीमाटोड का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, नाम से ही जाहिर है इंटेस्टाइन में है, तो इंजेक्शन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड विद द इन्फेक्टिव स्टेज और स्किन पेनिट्रेशन, सही है। यानी कि गंदा खाना खाने से, वही मैंने आपको बात बताई थी कि सब्जियां हम धो के नहीं खाते जो पीछे से आती हैं, पेनिट्रेशन से। उसके बाद टिश्यू नीमाटोड में इंजेक्शन और बाइट ऑफ द इन्फेक्टिव वेक्टर। टिश्यू में क्या है, टिश्यू में पेनिट्रेट इतना गहरा तभी कर सकता है कि जब वो उसके अंदर गहरा चला जाए और वहां जाके उसके टिश्यू के ऊपर काटे, एज ए वेक्टर काम करे, कोई वेक्टर आके उसको अप्रोच करे। ओके बेटा, मैं दोबारा समझा देती हूँ। नीमाटोड्स में सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में उसने कहा है कि 3 स्टेजेस होती हैं, लार्वल स्टेज, एग स्टेज और इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। लार्वल स्टेज अगर तो इंटेस्टाइनल नीमाटोड है तो उसकी लार्वल स्टेज कहलाएगी रेबिडिटी फॉर्म या फ्लेरी फॉर्म, और अगर टिश्यू नीमाटोड है तो वो माइक्रोफ्लेरिया कहलाएगी। टिश्यू नीमाटोड और इंटेस्टाइनल नीमाटोड 2 तरह के नीमाटोडल इन्फेक्शन है। ऐसे नीमाटोड जो कि आंतों के अंदर रहते हैं, आंतों के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं, वो इंटेस्टाइनल नीमाटोड कहलाते हैं। ऐसे नीमाटोड जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले टिश्यूज में रहते हैं और वहां इन्फेक्शन कहलाते हैं, वो टिश्यू नीमाटोड कहलाते हैं। सो नीमाटोड की लार्वल स्टेज अगर इंटेस्टाइन के अंदर होगी, आंतों में होगी, तो वो रेबिडिटो फॉर्म या फ्लेरी फॉर्म कहलाएगी। और अगर नीमाटोड की लार्वल फॉर्म टिश्यू के अंदर होगी तो वो माइक्रोफ्लेरिया कहलाएगी। इंटरमीडिएट होस्ट में वो कहता है कि इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर इनकी कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होती, दरमियानी कोई स्टेज नहीं होती, इनका होस्ट नहीं होता। लेकिन टिश्यू नीमाटोड के अंदर इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत लाजमी है, वरना इनका लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगा, आगे नए बच्चे नहीं आएंगे, सही है। एग, एग वो कहता है कि इंटेस्टाइनल नीमाटोड के अंदर एग नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, सॉरी
इमेच्योर होते हैं, मेच्योर नहीं होते सिवाय एंट्रोबियस वर्मिकुलैरिस के। एंट्रोबियस वर्मिकुलैरिस भी टाइप है नीमाटोड की, लेकिन इसमें एग होते हैं, मेच्योर होते हैं, लेकिन बाकी सब में इमेच्योर होते हैं। और टिश्यू नीमाटोड की एग स्टेज में एग होते ही नहीं है। ठीक है, आई होप सो गुलेलाला, नाउ यू गॉट माई पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। ये नीमाटोड है, ये आप देख रहे हैं, ये चीज है जो इतनी इसकी शार्प एंड है, जो कि एनल केनाल पे रात को फीमेल नीमाटोड आती है नीचे और बच्चों की रेक्टम के ऊपर आके अंडे देती है, और वो अंडे फीसिस के थ्रू निकलते हैं, मट्टी में जाते हैं, वहां पे प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं, और फिर जब हम अच्छी तरह धो के नहीं खाते हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी है, सही है, दोनों साइड से क्या है कि बारीक है, दरमियान में से सिलेंड्रिकल है, मोटी सी बॉडी है इसकी। टाइप्स ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटोजुआ, अब हमने बात कर ली नीमाटोड्स की, अब बात कर रहे हैं हम प्रोटोजुआ की। उसमें स्यूडोपोडिया आ जाता है, फ्लैजिलेट्स आ जाता है, सिलिएट्स आ जाता है, एंड कॉसिडिया आ जाता है। अब इनको देख लेते हैं क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लें प्रोटोजुआ की क्या है। कहता है बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बॉडी, आपको पता है हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मस्ट होता है, तो इनकी बॉडी भी इन दो चीजों पे बेस करती है। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। डिफरेंस ये है कि साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों में तकसीम इसका हो जाता है, एक्टो एंड एंडो। जो साइटोप्लाज्म आउटसाइड द सेल होगा वो एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, और जो इनसाइड द होगा वो एंडोप्लाज्म कहलाएगा। आप अपना नेट रिफ्रेश करें जरा। अच्छा, अब आ रही है सबको आवाज? Characteristics of protozoa. Body is formed of cytoplasm and nucleus. Cytoplasm is differentiated ecto and endoplasm. न्यूक्लियस के अंदर कैरियोसोम एंड पेरिफेरल क्रोमाटिन होते हैं, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म भी वो कह रहा है कि दो तरह का होता है, ठीक है। वो जो साइटोप्लाज्म दो तरह का होता है वो एक्टोप्लाज्म होता है और एंडोप्लाज्म होता है, सही है। और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर कैरियोसोम आता है एंड पेरिफेरल क्रोमाटिन आ जाते हैं, ठीक है। कैरियोसोम क्या है, खास किस्म के क्रोमोसोम होते हैं, और पेरिफेरल क्रोमाटिन क्या होता है, वो खास किस्म का न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आगे देखें, स्यूडोपोडिया एंड सीलिएट्स। स्यूडोपोडिया की हमने बात की थी कि ये वन ऑफ द टाइप ऑफ दी व्हाट प्रोटोजुआ। लोकोमोटर ऑर्गन्स, लोको से याद रखें लोकेशन, जैसे हम जीपीएस ऑन करते हैं ना कहीं जाने के लिए तो लोकेशन ऑन करते हैं, इसी तरह से ये लोकोमोटर ऑर्गन्स होते हैं स्यूडोपोडिया। हैबिटेट इनका क्या होता है, इंटेस्टाइनल एंड फ्री लिविंग, सही है। इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और फ्री लिविंग रहते हैं, किसी के साथ अटैच होके नहीं रहते। जर्नल आउटलाइन ऑफ द लाइफ साइकिल एंड इंपॉर्टेंट स्टेजेस, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल की जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है वो सिस्ट है और ट्रोफोजाइट है, जैसे सेस्ट्रोड में भी हमने पढ़ा था, ट्रोफोजाइट एंड सिस्ट, दो इनकी स्टेजेस हैं। अगला है सीलिएट्स।
सिलिएट्स का लोकोमोटर ऑर्गन्स नाम से ही जाहिर है, सीलिया है। सीलिया जो छोटे छोटे बाल नुमा बॉडी के गिर्द है होते हैं अक्सर, वो आपने देखा होगा, तो ये सीलिया। हैबिटेट भी इनका क्या, इंटेस्टाइनल, ज्यादातर ये इंसानों की आंतों, जानवरों की आंतों में रहते हैं। जर्नल लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, वो है आपका ट्रोफोजाइट एंड सिस्ट। जैसे सूडोपोडिया के अंदर ट्रोफोजाइट और सिस्ट है, इनके अंदर भी यही है। ये आप देख सकते हैं, सूडोपोडिया उन्होंने दिखाया। डायरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्लो, ये साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ ऐसे तैर रहा है। बाहर वाला जो है वो एक्टोप्लाज्म है और अंदर वाला एंडोप्लाज्म है, ठीक है ना। मतलब कि एंडोप्लाज्म भी, इसका साइटोप्लाज्म भी दो तरह का है ना, एक ये बाहर वाला है, एक अंदर वाला है। बाहर वाला एक्टो है, अंदर वाला एंडो है। ये इस तरह से, ये इसकी शेप फर्क हो गई है, ठीक है। ये और तरह का स्यूडोपोडिया, ये और तरह का स्यूडोपोडिया, इसमें भी एक्टो और एंडो दिखाया। ये सीलिएट्स है। ये वाले बाल जो है ना, ये जो सराउंडिंग के बाल है, ये मैं आपको कह रही थी कि ये सीलिया होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल है, जिसका काम क्या है, वाटर को स्टोर करना। ये इसके सीलिया, ये बेसिकली उसने आपको सीलिएटा दिखाया है, जो कि पानी को स्टोर करता है। फ्लैजिलेट्स, जनरल मॉर्फोलॉजी करेक्टरिस्टिक, फ्लैजेला इनका लोकोमोटर ऑर्गन है, नाम से ही जाहिर है। फ्लैजिलेट्स, जैसे उसका सीलिएट्स का सीलिया था। रहते कहाँ पे है, इंटेस्टाइनल, आंतों में। यूरोजेनिटल लैंड, यूरोजेनिटल लैंड के अंदर, यानी कि यूरिथ्रा और जेनिटेलियास के अंदर, ब्लड के अंदर। जर्नल आउटलाइन इनकी लाइफ साइकिल जो है, वो स्टेजेस ये बताई हैं, वो भी ट्रोफोजाइट एंड सिस्ट है। इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल फ्लैजिलेट्स, जैसे बाकियों की ट्रोफोजाइट और सिस्ट है, इनकी भी वही है। ब्लड फ्लैजिलेट्स की भी वही है। आगे है लश्मीनिया। लश्मीनिया जो है वो एमेस्टिगोड्स है इन ह्यूमंस एंड प्रोमेस्टिगोड्स है इन वेक्टर। ये लश्मीनिया खास किस्म की मक्खी होती है जो कि लश्मीनियसिस करवाती है, ठीक है। सैंड फ्लाई जो है वो काट जाती है, और उसके अंदर जो वायरस, ये आपका जो होता है, जो प्रोटोजुआ होता है, वो लश्मीनिया होता है। अगर तो वो ह्यूमन को काटती है तो उसके अंदर जो स्टेज है वो एमेस्टिगोड्स है, और अगर वो वेक्टर के तौर पे एक्ट करती है तो वो प्रोमेस्टिगोड्स है। आगे ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा भी खास किस्म की मक्खी है, जिसमें वो काट जाए तो ह्यूमन बीइंग सोया ही रहता है, सुला देती है, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर है, देखें ब्रैकेट में स्पेसिफाई भी किया है। तो इसके अंदर जब वो काटती है और बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो ये कहलाता है ट्राइपोमेस्टिगोड्स, ठीक है। एंड एपीमेस्टिगोड्स वेक्टर, इसका वेक्टर एपीमेस्टिगोड्स है, और ह्यूमन के अंदर जब ये मेच्योर हो जाता है तो वो ट्राइपोमेस्टिगोड्स कहलाती है। बस ये आपने क्लियर फर्क याद रखना है। आगे कोकोडिया। कोकोडिया नाम से जाहिर है कि इनके लोकोमोटर ऑर्गन्स दे आर स्पोरुलेटेड। स्पोरुलेटेड का मतलब क्या है, स्पोर्स की फॉर्म में होते हैं, गुलाई में, स्पोर फॉर्म में स्पोरुलेटेड है। दे आर मेंबर ऑफ एपीकॉम्प्लेक्सा, ठीक है। एपीकॉम्प्लेक्सा भी कह लें कि जो आपके प्रोटोजोआ है उसकी एक मेंबर है। तो ये कोकोडिया जो है वो एपीकॉम्प्लेक्सा का मेंबर है। रहते कहाँ पे हैं, आंतों में रहते हैं, टिश्यू में रहते हैं, और हमारे ब्लड में रहते हैं। इनका जो है वो लाइफ साइकिल क्या है, इनकी लाइफ साइकिल जो है वो गेमिटोगोनी जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गेमिटोगोनी। इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन दी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर क्या है, स्पोरोजाइट है, शाइजोन है, मीरोजाइट है, गेमिटोसाइट है, oocyte है, ठीक है। एक बात तो ये कि कोकोडिया का जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, कोकोडिया का लाइफ साइकिल जो है वो रिप्रोडक्टिव है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एसेक्सुअल नहीं करते, सही है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज को बोलते हैं गेमिटोगोनी। और इंपॉर्टेंट स्टेजेस इसकी उसने सारी बता दी। उनकी तो हम यही पढ़े थे ना कि सिस्ट और ट्रोफोजाइट, लेकिन ये खास किस्म के माशाल्लाह से आपके प्रोटोजोआ हैं, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि ये स्पोरोजाइट भी बनाएंगे, गेमिटोसाइट भी बनाएंगे, मीरोजाइट भी बनाएंगे, शाइजोन भी बनाएंगे, और oocyst भी बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, ये आपका थोड़ा रिमेनिंग रह गया था, आपकी पैरासाइट्स भी कंप्लीट हो गए। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।